रात के 9:30 यानी 9:30 हो चुके हैं और हम लाइव हैं। अंबेडकर की पुस्तक पढ़ रहे हैं और उनके कुछ स्पीचेस हैं जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ या पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हम जो हैं आज 21 यानी 21वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 21 चैप्टर। और आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, तो शायद आपको यहाँ पे दिख जाए। चलिए, यह है किताब डॉक्टर अंबेडकर आत्मकथा एवं जनसंवाद, यानी कि उनकी आप बीती और जो उन्होंने जब पब्लिक के सामने जो स्पीचेस दिए हैं उन्हीं का जनसंवाद यहाँ पर है। संपादक है डॉक्टर नरेंद्र जादव। तो ये किताब हम पढ़ रहे हैं, डॉक्टर पी आर अम्बेडकर की जनसंवाद और आत्मकथा, डॉक्टर नरेंद्र जादव। प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली से है, ISO आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रकाशक। ठीक है, तो ये किताब हम पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट हमारे 21 चैप्टर यानी पेज नंबर 57 की तरफ, और ये है 21वां चैप्टर। तो हमें स्वराज्य के लिए अलग से मांग करनी होगी। तो अब यहाँ पे कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं, और इससे पहले कि हम जाएं तब तक हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम पे हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई अभी व्यूअर्स नहीं है, बट आपको यहाँ पे चलिए लेके चलते हैं डायरेक्ट किताब की तरफ। ठीक है सज्जनों, छुआछूत के उन्मूलन के कई तरीके हैं और इनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है राजनीतिक सत्ता पर काबिज होना, यानी राजनीति में जाना, पॉलिटिक्स में जाना। मैंने गौर किया है कि कई स्वर्ण हिंदू आपकी स्थिति सुधारने के लिए आपके बीच घूम रहे हैं। कुछ अधिकारी भी हैं, अपनी सहानुभूति जता रहे हैं। साथ ही वे चुपके से आपको साफ सफाई और रहन सहन सुधारने तथा प्रगतिशील नजरिया अपनाने को कहते हैं। मैं नहीं कहता कि ये सही नहीं है, वे पूरी तरह सही हैं, लेकिन कृपया याद रखें कि ये तमाम चीजें राजनीतिक सत्ता के बाद आती हैं। जब तक पॉलिटिकल पावर नहीं होता तब तक ये सब मुमकिन नहीं है। कौन सी चीजें मुमकिन नहीं है? यानी कि शिक्षा का अधिकार, मंदिर में जाने का अधिकार, एक समानता का अधिकार तब तक संभव नहीं, यानी यहां तक कि पानी पीने का भी अधिकार जो है ये तब तक संभव नहीं है जब तक आपको राजनीतिक सत्ता नहीं मिलती। एक बार जब आप राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेते हैं तब ये तमाम चीजें पीछे पीछे आती हैं। राजनीतिक शक्ति के बगैर यह काफी नहीं है। वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब आप राजनीतिक शक्ति पा लेंगे। तो हम यहाँ पर है, जब तक वास्तव बदलाव हम लोगों के बीच में यानी महार लोगों के बीच में तब तक नहीं आएगा जब तक हम राजनीतिक शक्ति नहीं पा लेते। अब आपको कुछ छोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जब हम गुलाम थे तब हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन दलित समाज से जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 1907 में अपनी 10th की परीक्षा पास की और उसके बाद डॉक्टरेट के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद जो उनके एजुकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं या किए थे वो है डॉक्टर KR नारायण। वो भी दलित ही थे, उन्होंने भी उसी तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त की और वो पहले दलित राष्ट्रपति बने हमारे आज़ाद भारत के। उन्हीं के साथ कई और लोग भी थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, लेकिन उनके ऊपर हमेशा ये टैग लगा कि वो दलित हैं। अब कौन दलित है, कैसे दलित हैं? सबसे पहले जो मेरे ख्याल से प्रोमिनेंट जो दलित लीडर थे या नेता थे वो जगजीवन राम थे। वो मिनिस्टर फॉर लेबर्स में काम कर चुके थे 1947 में और 1946 में। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो दलित लोग ने कई काम किए हैं, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जगजीवन राम हो, प्रेसिडेंट KR नारायण हो, रामनाथ कोविंद हो, कई राइटर्स एक्टिविस्ट जैसे कि दया पवार है, आनंद तेलमुड़े है। ठीक है, इन्हीं के साथ आपको जो है ना एक टीवी एक्ट्रेस है, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन एक पुरानी टीवी एक्ट्रेस है, उनका नाम है टुनटुन। बाद में वो कॉमेडी
रोल करने लगी, लेकिन वो पहले एक सिंगर भी थी। यहाँ तक कि वो भी एक दलित एक्ट्रेस कह लीजिए वो हैं, जिन्होंने सिनेमा और टेलीविज़न पे बहुत धूम मचाया। उसी के साथ है नागराज मंजुले, नीरज गवेन, टुन टुन जैसे मैंने कहा, पी के रोसी। वो है पहली फर्स्ट हीरोइन इन मलयालम सिनेमा, ठीक है। और आपको बता देता हूँ, मेघनाथ शाह जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट है, जिन्होंने शाह आयोनाइजेशन इक्वेशन दिया। नरेंद्र जाधव जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। सत्येंद्र मुरली एक रिसर्च और जर्नलिस्ट हैं। सुखादेव थोरात अगेन इकोनॉमिस्ट है एंड पद्मश्री से सम्मानित है। तो ये एकेडमिक से रिलेटेड हुए जो कि दलित का ठप्पा लगाए हुए हैं, लेकिन इन्हें आज भी दलित ही माना जाता है। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे बीच में रहते हुए भी सामान्य लोग जैसा जो आज सम्मान उन्हें मिलता है मेन स्ट्रीम में जैसे मिलता है, वैसे नहीं मिल पाया। अफसोस कि इनके ऊपर हमेशा वो टैग लगा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। जैसे गोपाल बाबा वागनेकर है जो कि एक्टिविस्ट हैं। फिर एक पोएट हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं, जैसे मीना कदस्वामी, और एक है मनु भेल, ठीक है। ये कुछ ऐसे गीतकार रह चुके हैं जिन्होंने दलित कम्युनिटी या दलित लोगों के जो रहन सहन या उनके जो ऊपर जो अत्याचार हुए उनके ऊपर कई किताबें और पोएम लिखे हैं या कविताएं लिखी हैं। उसी के साथ साथ फर्स्ट दलित पोएट जो हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है वो है नीरव पटेल, ठीक है। उसी के साथ हिंदी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और दलित फीमेल एक्टिविस्ट जो हैं तमिल राइटिंग में वो है शिवकामी, पी शिवकामी। इसी के साथ इलैयाराजा जो सबसे बड़े म्यूज़िक कंपोज़र है साउथ के, वो भी दलित ही है। तो ये हैं कुछ हमारे दलित कैटेगरी के जो लोग जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया कई क्षेत्रों में, चाहे वो कला क्षेत्र में हो, एकेडमिक में हो, एक्टिविस्ट हो, इन सभी क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा किया। तो ये बात है दलित लोगों की जिन्होंने अपने नाम को सोने से भी सुहागा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं किताब की तरफ। तब तक कोई लाइव स्ट्रीम पे है? फिलहाल एक व्यू है हमारे पास फिलहाल, ओके। मिरर टॉक्स आ चुके हैं, यहाँ पे हेलो बोल रहे हैं। महाराष्ट्र हैदराबाद कपल हैं जिन्होंने हाय कहा है। वेरी वेलकम टू द सुदर्शन स्टूडियो, आप सबका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे, और यहाँ पे आता है सरकार। अच्छा, पहले एक बात बता दूं कि अगर आपको दलितों को अगर अपनी स्थिति बदलनी है तो उनको राजनीतिक शक्ति हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है। सरकार अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाने का साहस नहीं करता क्योंकि वो स्वर्ण, यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये ब्राह्मण है, ठीक है, क्योंकि वह स्वर्ण लोगों का विरोध नहीं कर सहना चाहती है, नहीं कर सकती। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी कुछ कानून पास नहीं कर पाते थे दलितों के लिए, क्योंकि ज़्यादा दबदबा जो था वो ब्राह्मण लोगों का था या स्वर्ण लोगों का था, क्योंकि वही रेवेन्यू या टैक्स भी पे करते थे। इसलिए वो स्वर्ण यानी ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए कई कानून ऐसे उन्होंने बनाए जो कि दलितों के खिलाफ भी बने थे, ठीक है। तो जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा और ना ही हमारा समाज कभी कल्याण की ओर बढ़ेगा। हमें राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उच्च जातियों द्वारा शोषण एवं जुल्म के खिलाफ भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तमाम मोर्चों पर प्रयास करने पड़ेंगे, और ये सही भी कहा है, हमें हर वक्त अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम किसी के सहारे नहीं बैठ सकते कि हमारा कोई उद्धार करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने, और ये बात बहुत पहले कह चुकी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जब तक ब्रिटिश राज्य है, तो ठीक है यहाँ पे है, जब तक ब्रिटिश राज्य है तब तक अछूतों के कल्याण के लिए कोई कानून नहीं बनने वाला है। यह अब मेरा दृढ़ विचार है कि हमें अपने लिए स्वराज्य की मांग करनी चाहिए। कम से कम अछूतों के लिए इस मुल्क को स्वराज्य की जरूरत है। जब स्वराज्य के लिए नया संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही है, हमारे लोगों को भी इसमें समुचित हिस्सा
हासिल करना चाहिए। और वो हिस्सा कब लेंगे आप? जब आप शिक्षित होंगे। जब आप शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे और कानून के बारे में या संविधान के बारे में थोड़ा जान पहचान लेंगे, तो आप अपने लिए और अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बन सकते हैं। हमारे लोगों को भी इसमें समुचित हिस्सा हासिल करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस समय वार्ताएं चल रही हैं, मैं नहीं सोचता कि इससे कुछ नतीजा निकलेगा। मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस ब्रिटिश सरकार पर भरोसा नहीं करता। यह सरकार हमारी भलाई के लिए कुछ काम करने वाली नहीं है। हमें खुद ही अपनी मदद करनी होगी, और वो हम तब करेंगे, अपने समाज की, अपने खुद की, जब हम शिक्षित होंगे। अंबेडकर जी ने खुद कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, जिससे तख्ता बदला जा सकता है। जो देश शिक्षित हो, जहाँ की नारियां शिक्षित हों, लड़की शिक्षित हो, आगे बढ़ना उस देश का एक भविष्य है। ठीक है, चलिए, एक चैट में कोई है या दीपक सिंह है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुड वीडियो, थैंक यू। अंकित चौधरी जी, शंकर शर्मा कहते हैं हाय देयर। तो हम किताब पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उनके भाषणों की, और आप इस पेज पे हैं अभी फ़िलहाल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव हियर। हमारे पास 2 व्यूअर्स हैं फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं है जो सिद्धांतों के अनुसार काम करे। वे पक्के व्यापारी हैं, और याद है ना, पहले भी ब्रिटिशर्स हमारे देश में व्यापार के नाम पे ही आए थे। मसाला और फिर बाद में हमारा देश, दोनों ही उन्होंने व्यापार की नीति से लूट लिया। वे हर किसी को जो भी आता है और स्वतंत्रता की मांग करता है, स्वराज्य नहीं देने वाले हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, स्वराज्य वो नहीं देंगे, और ये स्थिति तब की थी। वे पहले देखेंगे कि अब उनका अपना साम्राज्य सुरक्षित है या नहीं, और फिर वे सिर्फ उन्हीं लोगों को खुश करेंगे जो उनके नुकसानदेह न हो। यानी ज़्यादातर तो उन्हीं में बटे थे। हमारा देश वैसे भी बटा हुआ था, किसमें? जाति प्रांत में बटा हुआ था। एक तो रंग, चमड़ी के रंग में बटा हुआ था, दूसरा जाति के नाम पे बटा हुआ था, काम के हिस्से में बटा हुआ था, और सबसे बड़ी बात जो बटी हुई थी वो है हमारी बोली। भाली भद अब यूँ कह लीजिए, प्रांत प्रांत से हम लोग बटे हुए थे, और इसका सबसे इजी तरीका था हमारे ऊपर शोषण करना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और ब्रिटिश लोग उन्हीं की मदद करते थे, यानी स्वर्ण लोगों की मदद करते थे, ताकि उनको उनसे टैक्स रेवेन्यू भी आ सके और उनसे सुरक्षा भी मुहैया हो। तो उन्होंने हमारी आंतरिक समस्याओं और टकरावों से कोई लेना देना नहीं। वे आपके और मेरे लिए शांति और खुशी के खातिर स्वराज्य नहीं देने वाले हैं। डोमेनियन दर्जे के बारे में भी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हमसे परामर्श नहीं किया जा रहा है। वे महात्मा गांधी, सरफू, नेहरू और जिन्ना से वार्ताएं करेंगे, लेकिन दलित लोगों से नहीं, क्योंकि उनकी खुशी उन्हें रास नहीं है। वे हमारे बारे में कितने चिंतित है, ये बात हमें बता देती है कि वो हमें अपने पब्लिक मीटिंग में नहीं लेती। इसलिए हमें स्वराज्य के लिए अलग से मांग करनी होगी, लेकिन तब स्वराज्य का आनंद उठाने के लिए हमें उनके लायक बनना पड़ेगा। तो अगर आपको फ्रीडम मिल भी जाती है, उस फ्रीडम को काबिल, यानी उस फ्रीडम के लिए अपने आप को काबिल बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और उस फ्रीडम को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज के हालात की स्थिति तो आपको पता ही है, कितने लोग फ्रीडम हैं और कितने लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। तो स्वराज्य अगर पाना है तो स्वराज्य के लायक भी बनना होगा। स्वराज्य के फल का मजा लेने के लिए हमें शिक्षित और जानकार होना चाहिए, ये बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे देश की सामाजिक प्रणाली बहुत अनूठी है। अन्य समाजों में भी जातियां हैं, समुदाय हैं, वर्गों के फर्क हैं, लेकिन हमारे पास एक अनूठी प्रणाली है, और हमारे देश में जातियों और योग्यताओं के आधार पर फर्क समांतर चलते हैं। यानी उस समय या आज भी देख लीजिए, एक पर्टिकुलर जाति ही हमारे देश की उसी पर्टिकुलर जॉब को आज भी चले आ रही है।
मोची का बेटा मोची ही है, दर्जी का बेटा दर्जी ही है, जो नाले में उतर के जो मल मूत्र साफ करते हैं वो भी दर्जा आज उनका वही है। तो ये जो जाति के नाम पे जो काम बटे हुए हैं, जो जॉब बटे हुए हैं, वो भी आज वैसे ही समांतर रूप से उनके साथ चले आ रहे हैं। अ कॉबलर इज अ कॉबलर, दलित इज दलित, और वो काम वही कर रहा है जो आज भी। बाहर देश में अगर आप चमड़े का काम करें तो आप बाटा बन जाते हैं, या तो लैंसर बन जाते हैं, या वुड, जो भी फॉरेन कंट्री के जूतों का नाम ले लीजिए। हमारे यहाँ पे उसको आज भी एक बूट वाला, यानी कि वो चमड़े वाले का नाम से ही जाना जाता है, और जाति के नाम पे ही जॉब्स का भी। दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है। हमने अनंत काल से वंश के आधार पर योग्यता की प्रणाली को स्वीकार किया हुआ है, और हम इसका बुरा असर देख रहे हैं। Sir, can you do a live for biology IGCSE? Nice video. This should be watched by more people. Thank you. Please do subscribe for this channel. Thanks a lot, guys. चलिए अब आके देखते हैं। तो वंश के आधार पर योग्यता की प्रणाली को स्वीकार किया हुआ है, और हम इसका बुरा असर देख रहे हैं। अछूत योग्यता के लायक नहीं समझा जाता है, भले ही वह कितना ही पढ़ा लिखा हो, तेज हो, लेकिन एक मूर्ख ब्राह्मण को भी उच्चतर स्थान पर बिठाया जाता है। कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जहाँ पे एक ब्राह्मण बच्चा जो था वो गद्दी पे बैठा हुआ था, और कोई नेता उसके पैर धो के, आई थिंक पानी से, आई डोंट नो पानी पी रहा था, या मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन हाँ एक बच्चा था जो कि ब्राह्मण था, और वो एक चेयर पे बैठा हुआ है, राज सिंहासन जैसे पे बैठा हुआ है, और एक नेता उसके पैर धो रहा है और पैर पड़ रहा है। इमेजिन, ऐसा मूर्ख ब्राह्मण चाहे कितने ही उच्च स्तर पे बैठा हो, तेजवान आदमी जो है वही करने वाला है। तो ये बताए उस मामले में भी है, पॉलिटिशियन चाहे कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, आईपीएस अधिकारी जो उससे पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं ना, वो उनके तलवे चाटने के लिए बने होते हैं। वही कर रहे हैं बस एक्चुअली आजकल, जो ऑर्डर मिल गया उसको पास कर लो, या जो ऑर्डर मिल गया उसको फॉलो कर लो। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि सही है या गलत है, बस ऑर्डर ऑर्डर होता है, भले ही किसी ने भी दिया हो। तो मूर्ख लोग जो उच्च स्तर पर जाके बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, उनको दबाए कुछ ले जा रहे हैं, और बोलने वाला कोई नहीं। सही है ना? ठीक है, ज्ञान की बातें और नहीं यार, हम थोड़ी ना कोई पंडित हैं जो आपको भाषण या प्रवचन दें। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण सिर्फ अपने जन्मजात गुणों के कारण प्रतिभावान हो जाता है, और अछूत अपने जन्म के हादसे के कारण नाकाबिल हो जाता है। हमारी अज्ञानता के कारण यह प्रथा इतने लंबे समय से चली आ रही है। अगर अज्ञानता नहीं होती तो समानता और मानव अधिकार के लिए संघर्ष काफी पहले शुरू हो जाता। अंधकार, अज्ञानता, अंधविश्वास, ये हमारे मानवीय मूल्य हैं उनको खा जा रहे हैं। जन्म के कारण योग्यता आधारित भेदभाव अवश्य ही खत्म किया जाना चाहिए। अछूतों के बीच सिर्फ शिक्षा और जागृति का प्रसार ही इससे में मदद करेगा। शिक्षा का अभाव हमें उपलब्ध मौकों का लाभ उठाने नहीं देता, और उसी के साथ साथ हमारी कई आवश्यकताएं जो हैं कोई और ले जाता है। ठीक है, हमारे अधिकार पे कोई और कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, हम अपने आप को शिक्षा में नहीं उतारते। अगर हम शिक्षित होंगे और जागरूक होंगे तो हमारी मदद हम खुद कर सकते हैं, किसी और के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संघर्ष मानव अधिकार के लिए है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तो हमारा संघर्ष मानव अधिकार के लिए है, जिसके लिए हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा। वह आखिरी कदम होगा जो हमें करना पड़ेगा, अपने ही लोगों और साथ साथ विदेशियों के खिलाफ सत्याग्रह। और दोनों ही मोर्चों से विरोध का सामना करने के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, ये सिर्फ सत्ता के लिए हुआ था, राज्य के लिए हुआ था। छुआछूत का जारी रहना पूरे भारतीय समाज की प्रगति को बाधित करेगा, लेकिन हमें अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उच्चतर जातियों में रूढ़िवादी रहेगी, आपके चाहने से यह जाने वाली नहीं है। अब यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण तो पैराग्राफ है, शायद आप लोगों को
विचलित कर दे, आप लोगों को शायद ठेस पहुंचाए मन को, बट ये बात उन्होंने कही है और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संवाद है, जन संवाद। और अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अतः मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आत्मनिर्भर का रास्ता अपनाएं। जो आज हमारे पीएम मोदी बोल रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत साल पहले 1930-1940 में हो चुका है। आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाएं। निर्भरता की मौजूदा स्थिति और आपके चंद विशेष अधिकारों के बारे में, आपके झूठे गर्व के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूं। आप जानते हैं कि इस महार वतन और इसके झूठे गौरव ने आपको कितना आश्रित बनाया है। इस महार वतन ने महारों को गांव में हमेशा के लिए कैद कर दिया। हम कभी आगे बढ़े ही नहीं, गांव के बाहर गए ही नहीं, क्योंकि हमको जाना मना था। हमें हर जगह पे कांटे डाल दिए जाते थे, हमें मटका या झाड़ू लगा दिया जाता था, और इसके वजह से हम कभी गांव छोड़ के गए नहीं। हम अपने ही वतन में एक कैदी बन के रह गए। महार का मतलब है सरकारी भिखारी। इस महार वतन के कारण तमाम गांव में ऐसे सरकारी भिखमंगे हैं। महारों को इस कमजोर महार वतन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी पूरी ताकत से इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें अपने दम पर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कुछ एक उदार लोग हैं जो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप माता पिता हैं तो एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जिससे आगे वाले पस्त हो सकते हैं। जिसने इस दूध को पी लिया वो सर्वोत्तम राज कर सकता है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात कही है। महार का मतलब यहाँ पे जो है, महार का मतलब है सरकारी भिखारी, जो सरकारी भीख मांग रहे हैं। चाहे मैं हूं, आप हूं, हम सब हैं जो सरकार के ऊपर आश्रित हैं, फ्री राशन के लिए आश्रित हैं। आज हमारे देश में 6 करोड़ लोग सरकारी भिखारी हैं, यानी वो सरकार के मुफ्त राशन पे जी रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, 4th इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री, आज भी 6 करोड़ लोग जो हैं सरकारी राशन पे फ्री जग रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो शिक्षा से परिपूर्ण नहीं है। अगर वो शिक्षित होते तो क्या ऐसी सरकार को चुनते? क्या फ्री में राशन लेते? आत्मसम्मान से जीते या नहीं जीते? आत्मसम्मान सबसे पहली जरूरी चीज होती। हाँ, पेट उसके आड़े आ जाता है। क्या महारों की तादाद कम है? वे कम नहीं हैं, लेकिन उनके एकजुट होना जरूरी है और शिक्षा के लिए चंदा एकत्र करना चाहिए। अकेले धारवाड़ जिले में कम से कम 1 लाख महार होंगे, और हर एक महार अगर 1-1 रुपया भी दान दे तो एक हॉस्टल बनाया जा सकता है, एक बोर्डिंग हॉस्टल या स्कूल खोला जा सकता है, जहां पे 100 से अधिक विद्यार्थियों को रखा जा सकता है। इस सरकारी हॉस्टल की स्थापना की जा सकती है, और उसी के बाद बच्चों को या महार विद्यार्थियों को, सिर्फ महार ही नहीं, जो भी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहे इस हॉस्टल में आके पढ़ाई कर सकता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकता है, एक बेहतर जीवन जीने की आस रख सकता है। ठीक है, इसके बजाय यह बेहतर होगा कि आप अपना बोर्डिंग हॉस्टल शुरू करें। इसके लिए आपको एक सहमति बनानी चाहिए और कम से कम अपने जिले में अछूत विद्यार्थियों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आप निश्चित रूप से कर सकते हैं जब आप आत्मनिर्भर हों, जब आप शिक्षित हों और आप एकजुट हो जाएं एक काम के लिए, और वो है हम सबका उद्धार, हम सबको आगे बढ़ाने का काम, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम एकजुट हो जाएं तो और बेहतर हो जाए। तो ये था आज का चैप्टर 21 जो आज हमने पढ़ा, और जिसमें महार का मतलब सरकारी भिखारी है और उनका मतलब उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता भी दिया। तो ये था 21 चैप्टर। हमें स्वराज्य के लिए अलग से मांग करनी होगी। आप सब सुदर्शन स्टूडियो में आए, बने रहे इतने देर तक, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।